बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 243 से 245 तक है। इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। हमारे आज के इस लेक्चर का और ना सिर्फ इस लेक्चर का बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हमारे मौजूदा हालात से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही बाहर की चीज़ें हैं। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेते हैं, जो चल रहा है वो आप देखते रहते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे 243 से 245 आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से है। अगर हम इस सेम चीज़ को क्रिटिकल उस प्रीव्यू में जाकर देखें तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली स्टार्ट होता है वो सारे इख्तियारात किसको दे देता है? कुरान और सुन्ना को। स्टार्ट यहीं से है कि क्योंकि जब आपने ये कहा दैट सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और यहाँ पे हमारा जो मकसद है वो उस सॉवरेनिटी के मुताबिक उसके खलीफा के तौर पर उसके अहकामात को इम्प्लीमेंट करवाना, ये पाकिस्तान की कौम और नुमाइंदा हुकूमत का बेसिक फंक्शन है। एज बीइंग मुस्लिम हमारी फिर ये, या अगर हम चले मुस्लिम को साइड पे रख के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स अवर ड्यूटी कि हम इस्लाम, कुरान और सुन्ना उसको फॉलो करें। तो जब कुरान और सुन्ना ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, ख़ास तौर पे अपने अहद और कसमों को निभाने के लिए, तो ना सिर्फ हमारी इस्लामिक ड्यूटी है बल्कि ऑन द अदर साइड बेसिकली इट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि हम उसके अकॉर्डिंग चलें। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है रिगार्डिंग आर्म्ड फोर्सेस? कुछ आर्टिकल्स 243 कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जनाब द फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। 243 जो ये कहता है कि जनाब जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होगी उसके अंडर कमांड होंगी कौन? हमारी आर्म्ड फोर्सेस। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया जनाब? एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बनाया। इनफैक्ट ऑल द आर्म्ड फोर्सेस वो अंडर कमांड हैं डिफेंस मिनिस्टर के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। एंड बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर इज अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो अगर हम इस सिनेरियो को क्रिएट करें तो सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट आया, उसके बाद फिर पीएम आता है, पीएम के अंडर आते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट के मातहत हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस। Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the supreme command of the armed forces shall vest in the president. तो सुप्रीम कमांड देखें, एक हो गया कमांड, ठीक है जनाब, और एक लफ्ज क्या आ गया? सुप्रीम कमांड। अब जो सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और जो कमांड है वो किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इट मींस प्राइम मिनिस्टर इज इनफैक्ट द कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस आर अंडर द कमांड ऑफ द आपका कौन सा? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर के जरिए से वो अंडर कमांड आए प्राइम मिनिस्टर के, और फिर एक सुप्रीम कमांडर के तौर पे हमारे पास कौन मौजूद है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है जनाब? राइज, मेंटेन द मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्स ऑफ द पाकिस्तान एंड द रिजर्व्स ऑफ सच फोर्सेस। तो जनाब इसको राइज करना और मेंटेन करना ये कौन करेगा? राइज एंड मेंटेन करना ये बेसिकली किसका है काम? इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर फर्दर क्या कहा? ग्रांट कमीशन इन सच फोर्सेस। तो जो कमीशन ग्रांट करना ये भी दर हकीकत किसके लिए? इसके लिए क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने आईएसएसबी को इख्तियार अपना डेलीगेट कर दिया कि जनाब आप इसके ज़रिए से कमीशन ग्रांट करें जिसको आप कमीशन ग्रांट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या किया? द प्रेसिडेंट शेल ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट
चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी। अब देखें कि जो बेसिकली ये मूव होता है वो कुछ इस तरह मूव होता है कि प्रेसिडेंट है, किसकी एडवाइस आई, एडवाइस किसकी आई, प्राइम मिनिस्टर की, और किसको अपॉइंट किया जाएगा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और किस किस को करना जनाब, चीफ ऑफ आर्मी, नेवल और एयरफोर्स। चीफ ऑफ आर्मी, उसके बाद नेवी एंड एयरफोर्स। ये सारे जो चीफ होते हैं दर हकीकत ये 4 स्टार होते हैं। तो 4 4 स्टार जनरल होते हैं पाकिस्तान में सेम टाइम पर, जिनको फुल जनरल्स कहा जाता है। जो जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी है, एक्चुअल जो ये क्रिएट किया गया था वो अल्टरनेटिवली तीनों फोर्सेस के चीफ जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन थे उन्होंने आकर इसको एक्ट करना था। लेकिन जो प्रैक्टिकली चल रहा है पिछले को 20-25 साल से, जब आप देखेंगे जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी, तो वो हमेशा कहाँ से आया होगा, आर्मी से, एयरफोर्स और नेवी से कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे पाकिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे में आपने बहुत ज़्यादा मसाइल देखे, पर्टिकुलरली अभी रिसेंट पास्ट में आपने इमरान खान के हवाले से देखा, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब 99 में आपने देखा कि जनाब विच वाज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, जो इमरजेंसी लगाई मुशर्रफ साहब ने कि जी वो प्राइम मिनिस्टर वाज गोइंग टू रिमूव द आर्मी चीफ, ऐसा ही कुछ था। और अब भी जो रात 12 बजे अदालत खुली थी और उसमें बग़ैर डेट के, बग़ैर ऑर्डर के एक सीपी दाखिल कर दी गई थी, उस पर बेसिकली यही था कि जनाब अगर वो आर्मी चीफ को हटा भी दिया जाए तो फ़ौरन उस ऑर्डर को क्या करवा दिया जाए, सस्पेंड करवा दिया जाए। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझनी है। आप सब लोग अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पढ़ा है ना? वहाँ पे पाबंदी थी कि नहीं थी, दैट गवर्नर या प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीनियर मोस्ट, था या नहीं था वहाँ पे? जब चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात की तो किसको अपॉइंट करना है, द सीनियर मोस्ट। इसी तरह जब हमने बात करनी थी हाई कोर्ट की, उसका भी अलग से पूरा क्राइटेरिया दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे द क्राइटेरिया इज़ वेरी मच ओपन। क्या कहीं पर लिखा हुआ है दैट द सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर आर अमंग्स द टॉप 3 ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स? नहीं। बेसिकली जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है उसके प्रिंसिपल्स यही होते हैं कि जो मिलिट्री है वो हमेशा अंडर कमांड ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जिसको भी सूटेबल समझे, ही नीड नॉट टू बी द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, ये होना ज़रूरी नहीं है, जिसको भी वो समझे उसको आर्मी चीफ के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिकली आर्मी चीफ इज़ ऑल्दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट इन फैक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, विच मीन्स दैट इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू अपॉइंट एनी पर्सन्स जो कि मिलिट्री में से हो, क्या उसको अपॉइंट करे एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयरफोर्स, नेवी एज वेल एज जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये इख्तियार किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। बट वेन एवर हमारे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने अपने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करने की कोशिश की, मीनवाइल उसको क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। पाकिस्तान की आसान तरीन, सादा तरीन कहानी एक सिंगल सेंटेंस में ये है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान बने 75 ईयर्स हो चुके हैं। आर्मी चीफ का टेन्योर कितना है? जनरल टेन्योर ऑफ द आर्मी चीफ इज़ 3 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर का 5 साल। 75 साल को 5 पे डिवाइड कर दें तो कितने बनते हैं? 15 प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में अब तक होने चाहिए थे अगर हम ट्रू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे वर्क करते। और 75 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 25। तो 25 हमारे पास क्या होने चाहिए थे? आर्मी चीफ होने चाहिए थे। और बहुत मज़े का फिगर होगा अगर आप नेट पे सर्च कर लें तो ऑलमोस्ट को 26 प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे होंगे, एंड आसिम मुनीर साहब में भी 14वें या 15वें आर्मी चीफ होंगे। नंबर देखें आप इनका दोनों का नेट पे। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर का नंबर देखे कि करंट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, उसका नंबर देख ले, और एक बंदा नंबर देख ले आर्मी चीफ का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिनेरियो क्या है इसके उलट। उलट कैसे है कि जनाब बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। एक आर्मी चीफ, कितने प्राइम मिनिस्टर? 4। और मुशर्रफ साहब का दौर उठाकर देख लीजिएगा, तब भी कुछ ऐसा ही आपको
नज़र आएगा। ज़ियाउल हक साहब का दौर उठाकर देख लीजिएगा, कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। अयूब खान साहब ने तो सिनेरियो ही चेंज कर दिया था, कुछ ऐसा ही लेकिन आपको वहाँ पे नज़र आएगा। इनफैक्ट ये सब शो करता है दैट द आर्मी इज़ डीपली इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हमारा कोई और एजेंडा नहीं है, ना ही हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। कॉन्स्टिट्यूशनली फिर एक आसान से इसका हल मौजूद है। अगर आप अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो करवा तो सकते हैं, आपने कानून पास करवा के वो अपोजिशन और गवर्नमेंट जो एक पेज पर थी ही नहीं, बड़ी स्मूथली बाजवा साहब के एक्सटेंशन का मामला आपने क्या करवा लिया, करवाया ना। ये कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं कि जो बिला वजह हम जैसे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका देती हैं, तो इनको भी आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन से साइड लाइन करवा दें। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। वो कौन सी ऐसी प्रोविज़न है, वो है जी 244 आर्टिकल है जो हमें वो एवं यूँ लेकर चला जाता है, पता नहीं क्यों लेकर चला जाता है। अब देखें 244 आर्टिकल ये कहता है कि जी जब भी कोई मिलिट्री ऑफिसर अपने ऑफिस में एंटर अपॉन होगा, द कमीशन मिलिट्री ऑफिसर शैल टेक एन ओथ। और जितने भी ओथ्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर सेट इन द कौन सा शेड्यूल जनाब, 3rd शेड्यूल। अब जब 244 को कहें, वो कहता है जी कि कोई भी आर्मी वाला बंदा हो गया, एवरी मेंबर, कौन, एवरी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शैल मेक ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। अच्छा, तो हम सिर्फ ये कहते हैं, गुजारिश करते हैं कि जनाब आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ ये जो 3rd शेड्यूल है इसमें जो एक ये आपने ओथ दिया है, बस इस ओथ को आप यहाँ से क्या कर दें, अमेंड कर दें, ताकि ये सारे जो मामलात हैं ये मामलात ही क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। 244 वाला ओथ किधर है, ज़रा देखिएगा जनाब, मेरी किताब से सफ़ाई फटा हुआ है, इधर सामने ला के रख दो, एक किताब लाओ, 244 आर्टिकल का ओथ इधर लाएँ जी, कोई किताब। 224 वाला आखिरी ओथ पड़ा हुआ है, 244 वाला ओथ ही नहीं है। अच्छा जनाब, है 244 वाला है, लेकिन अल कानून वालों ने उसको 224 के तहत कर दी है, 244 का। सुनते जाइए जनाब। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एवरी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एवरी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बिफोर एंटरिंग इनटू हिज ऑफिस, वो एक ओथ लेगा। क्या ओथ लेगा जनाब, आई डैश डू सॉलमली स्वेयर दैट आई विल, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं हलफ उठाता हूँ। जब आप हलफ उठा लेते हैं तो एज बीइंग मुस्लिम इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको अबाइड करें, आप उससे हट ही नहीं सकते, क्योंकि आपने क्या किया है, हलफ उठाया आपने। यहाँ पर तो बाकायदा लफ्ज़ है दैट आई डू सोलमली स्वेयर, मैं जनाब यहाँ पे अलल ऐलान अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू पाकिस्तान एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कि मैं जनाब ये जो आइन है इसको क्या रखूँगा, हमेशा अपहोल्ड रखूँगा, कभी भी मैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करूँगा। दैट इफ़ आई एम अंडर कमांड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज, मैं तमाम वो बातें मानूंगा जो मुझे प्रेसिडेंट कहेगा एज बीइंग द सुप्रीम कमांडर। ये मैंने क्या उठाया है, हलफ। सिर्फ इतना हलफ नहीं उठाया जनाब, विच एम्बॉडीज दैट विल ऑफ पीपल दैट आई विल नॉट, अगली बात, दैट आई विल नॉट एंगेज माई सेल्फ इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी। क्लियरली मेंशन हुआ कि जनाब मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ख़ुद को एंगेज नहीं करूँगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि, और ना सिर्फ इसने कहा बल्कि ईच एंड एवरी मिलिट्री ऑफिसर बिफोर एंटरिंग इनटू हिज ऑफिस, जो बेसिकली इनकी पासिंग आउट परेड होती है, उस पे ये बाकायदा पासिंग आउट परेड में ऑन द रिकॉर्ड ये हलफ उठाकर कहते हैं दैट आई विल नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो करंट सिनेरियो में जब आप आकर उसमें इंटरफेयर करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि इनफैक्ट आप एज बीइंग मुस्लिम, जो एक कसम का हमारे ऊपर दर्जा रखा गया कि हमने उसको पूरा करना, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा क्लियर कह दिया कि हमने अपनी कसमों को क्या करना है,
पूरा करना और मैंने ये कसम दी है। तो अगर हम कहते हैं जी मुल्क के हालात ही इतने बुरे हो गए थे, तो आप ऐसा करें कि मुल्क के हालात बुरे हो गए हैं, आप डिफेंस संभालते हुए इस पॉलिटिकल रजीम को इनटू अनदर पॉलिटिकल रजीम चेंज होने दें, जो इसका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है विदाउट योर इंटरफेरेंस। सिंपल, ये आपका रोल, ये आपका टास्क, ये आपका फंक्शन, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो आपको इसके मुताबिक करनी है। यहाँ पे क्या कहा कि जनाब whatsoever and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy, Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help me and guide me. अगली बात करे, हेल्प तो अल्लाह ताला ने इनकी बहुत ज़्यादा कर दी है, अब अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा क्या कर दे, गाइड कर दे। ये कस्में उठाने के बाद कस्मों को क्या किया जाता है जनाब, पूरा किया जाता है। तो आफ्टर दिस जब हम बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जो ये पॉइंट आपके सामने है ओथ उठाने के हवाले से, तो बड़ा क्लियर हुआ कि मिलिट्री कैन नेवर टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसने हलफ उठाया इसके अकॉर्डिंग और फिर जाकर अपना ऑफिस संभाला है। तो ऐसी सूरत में अगर किसी भी तरह मिलिट्री किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, चाहे आप कहें कि जनाब ये मुल्क की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, यहाँ से आप यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, अमेंड करें, किससे क्या हो जाए, ख़त्म, फिर जिस तरह मर्ज़ी करते रहें। बट स्टिल ये चीज़ मौजूद है। 245 है जी, फंक्शंस क्या हैं जी फिर आर्म्ड फोर्सेस के। तो आर्म्ड फोर्सेस का फंक्शन ये है, फंक्शंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस: आलू लगाना, प्याज और टिंडे की फसल से कीड़ों का खात्मा करना, मुल्क की तमाम बची हुई ज़मीनों पे मिलिट्री के कॉरपोरेट फार्म बनाना, भेड़ों की, अच्छी नस्ल की भेड़ों की अफजाइश नस्ल करना। दीज आल द ड्यूटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं फ्राम द, और पूरे पाकिस्तान के हर जगह पे DHS बनाना। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑलमोस्ट 54 बिजनेसेस आर बीइंग रन बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एट दिस टाइम विच आर नॉट अकाउंटेबल। आपको शायद पता होगा, दे आर नॉट टैक्सेबल, दे आर नॉट अकाउंटेबल। 54 लॉ मौजूद है, हम तो लॉ की बात कर रहे हैं अभी। आप कोई ऐसा एक नया लॉ बनाएं कि जिसके ज़रिए से जो लॉज पास किए जाए उनको क्या किया जा सके, उनको सीक्रेट रखा जा सके, पब्लिक ना किया जा सके। एक एक्सेप्शन कानूनी शहादत ऑर्डर में भी ऐड करें कि जनाब जहाँ पे लिखा है दैट एवरी लॉ पास्ड बाय द मजलिस शूरा इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो कि हर बंदे की एक्सेस पे होगा, वहाँ पे भी एक्सेप्शन निकाल लें कि कुछ ऐसे कवानीन को क्या किया जा सके, सीक्रेट रखा जा सके। तो फिर ये बातें ख़त्म हो जाएंगी खुद ब खुद। खैर, जो कानूनी ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं जनाब, कानूनी ड्यूटीज़ तो बेसिकली ये हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अब जहाँ तक बात है इंटरनल की, ये भी बहुत आगे की बात है। एक्चुअल द बेसिक फंक्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वो है एक्सटर्नल एग्रेशन को देखना और मुल्क का डिफेंस उसको यकीनी बनाना। एक्चुअल एक्सटर्नल एग्रेशन मेन चीज़ जो है आर्म्ड फोर्सेस का फंक्शन। एज पर आर्टिकल 245 द आर्म्ड फोर्सेस शैल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल एग्रेशन, थ्रेट ऑफ वार, सब्जेक्ट टू लॉ, एक्ट इन एड ऑफ द सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हाँ, ये इंटरनल अफेयर्स में आएंगे व्हेन कॉल्ड अपॉन, और वो भी यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट टू लॉ, एक्ट इन एड, नॉट कंट्रोल संभालना, एक्ट इन एड। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था 127 से 132 तक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, कि अगर कहीं पर ज़रूरत के मुताबिक किसी मिलिट्री फोर्स के किसी भी कमांड को या किसी भी ट्रुप को बुलाना पड़े, दे विल एक्ट अंडर द कमांड ऑफ द मजिस्ट्रेट, अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो वो उसके मातहत, क्योंकि उनका काम है एड करना, ना कि पूरा कंट्रोल संभालना। The validity of any direction issued by the federal government under class 1 shall not be called in question in any court. A high court shall not exercise any jurisdiction under article 199 in relation to any area in which the armed forces of the Pakistan are for the time being in acting in aid of the civil power in purposes of the article 245। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब ये सारा मामला रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो इस्लामाबाद को अंडर आर्टिकल 245 बाकायदा तरीके से मिलिट्री के अंडर दिया गया था। तो जब कुछ ऐसा हो जाए तो फिर हाई कोर्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। फंडामेंटल, बेसिकली जब आप 199 रोकते हैं, इट मींस के फंडामेंटल राइट्स को आप क्या कर देते हैं, सस्पेंड।
ये अगली एक और बात आप अपने पास नोट कर लें कि जब भी कभी हमसे फंडामेंटल राइट्स का सवाल आएगा सस्पेंशन के हवाले से, तो आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो प्रोवाइड्स दैट किसी भी एरिया में अगर आर्मी आती है टू एड द सिविल फोर्सेज इन सच अ केस, हाई कोर्ट अपनी 199 की जो पावर है उसको लूज़ कर देगा। उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हाई कोर्ट का जो भी रिट जुरिस्डिक्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो चीज़ वो कमांड आर्म फोर्सेस के पास रहती है, सस्पेंड होगा। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लास शैल नॉट बी डीम्ड टू अफेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग, जो पेंडिंग प्रोसीडिंग होगी वो चलती रह जाएंगी। ये है जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द पाकिस्तान, इन विच द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर बाउंड, कि वो अपने कमांडर और सुप्रीम कमांडर की इंस्ट्रक्शंस के मातहत जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं, बट इनके बियॉन्ड वो जा ही नहीं सकते। और दे कैन नेवर एवर टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो कि बड़ा क्लियर कट यहाँ पे कहा गया, बिकॉज अगर वो करते हैं तो सिंपल इट्स वायलेशन ऑफ देयर ओथ, एंड बिकॉज इट्स वायलेशन ऑफ देयर ओथ इज़ प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी मिलिट्री ऑफिसर का किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इनफैक्ट इट्स द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर कभी ऐसा हुआ हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स आए, कभी अगर ऐसा हुआ, जो कि करंटली पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, तो ओनली वे अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, ईच एंड एवरी आफ्टर रिटायरमेंट जो अपॉइंटमेंट है उसको क्लोज़ कर दिया जाना चाहिए। यानी कि चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई जुडिशल ऑफिसर है, चाहे वो कोई मिलिट्री ऑफिसर है, एट दिस टाइम मोर देन 10,000 ऑफ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स वो आपके डिफरेंट सिविल डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर साइड ऑफिशियली 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर द पर्सनस ऑफ मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कि जो कि डायरेक्टली आपके सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें विदाउट एनी एग्ज़ाम ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू और डिपार्टमेंटल रिकमेंडेशन हर साल 10 लोग ज्वाइन करते हैं, जो कि नॉर्मली पार्ट बनते हैं या तो पैस का, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, या वो हिस्सा बनते हैं आपके पुलिस सर्विसेज का या फॉरेन सर्विसेज, क्योंकि ये टॉप 3 कैडर्स यही 3 हैं जो CSS के हवाले से होते हैं। और वो अक्सर आप देखते हैं कि जनाब कौन बैठे जी, DPO कौन बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, वो जी रिटायर्ड कैप्टन। इनफैक्ट द रिटायर्ड कैप्टन मीन्स कि वो आर्मी से रिटायर होकर डायरेक्टली क्या ज्वाइन कर चुका है, अभी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर चुका है। तो जब तक हम ये सारी इंटरफेरेंस यहाँ पे क्लोज़ नहीं करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको यकीनी नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि जब किसी एक शख्स को एक इस चीज़ की उम्मीद है कि आफ्टर रिटायरमेंट आई मे गेट द जॉब, तो वो वहाँ पर फेयर होने की बजाय क्या करेगा, अनफेयर फैसले करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। और जब उसको ये पता होगा कि जनाब बस एंड, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अच्छे फैसले करेगा। और एक और इसमें जो और पाकिस्तान को बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा रूल हमारे पास होना चाहिए कि जिसमें क्या होगा, जिसमें ये होगा कि आपका चीट देके सारा मुझे भुला दिया। तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था मैं, सर्विसेज के बारे में कुछ कह रहा था, मुझे भुला दिया। एक अच्छी खासी बात है, बेशर्म इंसान ना हो तो। नहीं, इंटरफेरेंस वगैरह तो है, लेकिन उसमें एक तो जो आफ्टर रिटायरमेंट वाले जो मामलात हैं, ये जब तक बंद ना हो जाए तब तक ये कभी भी चीज़ें सीधी नहीं हो सकती। और मेन चीज़ एक कि जो एक पर्टिकुलर रैंक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का है, चाहे वो जुडिशरी का है, चाहे वो मिलिट्री का है, उसमें एक चीज़ लाजिम हो कि आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट लीव द पाकिस्तान, तो मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशल ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को देखें तो कोई भी वो शख्स जो BPS 20 एंड अबव में होगा, वो या उसकी फैमिली आफ्टर रिटायरमेंट कभी भी आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगी, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे। बट थिंग इज़ कि रोकेगा कौन, हु इज़ द बेनिफिशरी। कोई भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो ये चीज़ कोई शायद ही कोई रेवोल्यूशन आए कि जिसमें कुछ चीज़ें बेहतर हों, बट स्टिल जो मामला चल रहे हैं उसमें तो दूर दूर तक बेहतरी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक तो क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। एक छोटा सा पॉइंट ऑलरेडी हमने वैसे पहले डिस्कस भी किया था जब हमने कहा था जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर हमने एक रूल को क्रिटिसाइज़ किया था। और ऑन द अदर साइड सेम टाइम पे हमने कहा था कि जो मिलिट्री में इस तरह का रूल है वो उसके कंपैरिजन में बेहतर है। और वो रूल क्या है, जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स उसकी सर्विसेज कंप्लीट होने में कुछ दिन पड़े हैं, फॉर एग्जांपल कुछ दिन ही पड़े हैं, कितने दिन पड़े हैं, कुछ दिन पड़े हैं, 6 महीने पड़े हैं, और 6 महीने
उसके पढ़े हैं, और जो उससे सीनियर जो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस है, अगर वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो वो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, जब तक वो अपनी 65 ईयर्स की एज पूरी नहीं करता, ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप देखें इतना जुल्म हमारे ऊपर हुआ, अब जो कि करंट चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैं, इससे पिछले वाले फ़रूक बंदियाल साहब साल सवा साल, आसिफ सईद खोसा साहब 6 महीने, उससे पीछे तो बेसिकली 6 महीने 1 साल। तो यार ये नहीं है, गज़ब क्या है। आफ्टर 6 मंथ सारी ज़िंदगी वो बनता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके जो प्रिविलेजेस हैं वो एक जस्टिस से बहुत से भी ज़्यादा होते हैं, ताहयात उसके जो प्रिविलेजेस होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत है। अब बात ये कि अगर ये गलत है तो कहाँ चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में? क्या कोई इसको मानने को तैयार होगा? नेवर एवर, कभी भी। हाँ, कोई वो बंदा इसको मानने को तैयार होगा जो समझ जाए कि असल फ़ायदा तो आर्मी वाले सिस्टम में है। और आर्मी वाला सिस्टम क्या है? वो कहता है कि जनाब रिटायरमेंट एज वैसे कितनी है, फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स। आसिम मुनीर साहब 60 साल से एक दिन पहले जो पिछले चीफ थे वो क्या हो गए, रिटायर हो गए। अब ये एलिजिबिलिटी में रह गए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दिन पहले भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो अगले 3 साल तक यही रहेगा। इस दौरान जितने भी लोग 60 साल क्रॉस करते जाएंगे, अब यही तो मसला था कि फैज़ हमीद का कितना रहता था, 1.5-2 साल रहता था, वो उसको लाना चाह रहे थे। और रेशनली आसिम मुनीर इसलिए नहीं बनता था कि 11th आवर लास्ट डे, नॉर्मली ऐसे बंदे को बनाया नहीं जाता। अक्सर एक आर्मी का रिवाज है कि क्योंकि यहाँ पर शर्त नहीं है द सीनियर मोस्ट, शर्त नहीं है द सीनियर मोस्ट, तो जिसको रिकमेंड किया जाता है, कुछ 4-5 टॉप में से किसी न किसी को रिकमेंड जब किया जाता है, तो एक कॉमन यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग वो ये होती है कि उससे जो सीनियर होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिज़ाइन कर देते हैं कि हम अपने जूनियर के अंडर कमांड काम नहीं कर सकते। या उसके लिए जो एक और जगह रहती है वो कौन सी होती है, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी। फिर अगर ये नहीं तो मकसद तो पैसा बनाना है, जब आप तो चेयरमैन लग जाते हैं, किया पैसे चाहिए इधर भी ले ला तो उधर भी ले ला, किस्सा कहानी ख़त्म। तो यूं करके एडजस्ट कर दिया जाता है। बट जो चीज़ आपका सवाल, उसका जवाब सिंपल इतना सा है, वो ये है कि जनाब जो जहाँ तक बात है किस चीज़ की, 60 साल अगर वो पूरा होने से एक दिन पहले भी कोई आर्मी चीफ बनेगा तो वो कितना अर्सा पूरा करेगा, कम से कम अपने 3 साल। अगर फर्दर एक्सटेंशन हो जाए तो दैट इज समथिंग एल्स, बट 3 साल तो उसने पूरे करने हैं ही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस साहिबान की, तो कोई भी शख्स जब चीफ जस्टिस बना तो 65 साल से ऊपर एक दिन भी, तो यहाँ पे आप इतनी सख्ती करते हैं कि 65 साल से ऊपर एक दिन भी आपने उसको नहीं रखना, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आप किसी भी उसको डिपार्टमेंट का चेयरमैन लगा देते हो। क्यों भाई? वो जब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एज ऑफ सुपरनेशन? सुपरनेशन का मतलब यही है कि जनाब सटक गया, ख़त्म, फारिग, ये बंदा भी इस काबिल नहीं है कि किसी पब्लिक ऑफिस को संभाले। इट्स द मीनिंग ऑफ एज ऑफ सुपरनेशन कि भाई अब ये बंदा वर्किंग एज क्या कर चुका है, पूरी कर चुका है, बस अब इसको। तो जब वो वर्किंग एज पूरी कर चुका है तो फिर आप ऑन द नेक्स्ट डे उसको क्या करते हैं, इधर से जनाब रिटायर होता है 62 साल में हाई कोर्ट से, साथ ही आप उसको किसी का क्या बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं। यार अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर उसमें अभी हिम्मत है कोई काम करने की, लेट हिम डू जो वो कर रहा है, उसको जज ही रहने दें। और ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द इंटरनेशनल रूल्स दैट देयर इज नो रिटायरिंग एज फॉर द जजेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज। जजेस ओनली रिजाइन, दे आर नेवर रिटायर्ड। वो कहते हैं कि ना, जब कोई जज खुद कहे कि मैं अब इस काबिल नहीं हूँ, ही रिजाइंस, उसको रिटायर नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि यही तो इसकी एज है जब इससे हमने कुछ लेना है, अब तो इसका तजर्बा, अब तो उसकी आउटकम आनी है, तो हम इसको कैसे रिटायर कर दें। हाँ, अगर ये खुद समझे तो रिज़ाइन करे, हम इसको रिटायर, शुक्र करो पाकिस्तान में ये नहीं है, वरना जजेस कुर्सी का ऊपर ही उनको जामे शहादत नसीब होता, कभी भी वो पहले रिज़ाइन ना करते। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस जो उसके बारे में है। अब एक चीज़ मुझे आप लोग बताएं